नेपाल इस समय एक बड़े संकट की आग में जल रहा है। राजधानी काठमांडू की गलियों से लेकर तराई और पहाड़ी इलाकों तक हर जगह तनाव का माहौल है। हजारों युवा अपने झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले ने मानो आग में घी डालने का काम किया। लोग इसे अपनी आजादी पर हमला मानकर भड़क उठे और देखते ही देखते ये विरोध पूरे देश में फैल गया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पुलिस की लाठियां, आंसू गैस और गोलियां भी भीड़ को रोक नहीं पा रहीं। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई है, नेताओं के घरों पर पथराव और हमले हो रहे हैं। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। नेपाल, जो कभी बुद्ध की शांति और हिमालय की सादगी के लिए जाना जाता था, आज दुनिया के सामने एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह खड़ा है, जहां जनता और सरकार आमने सामने हैं और भविष्य धुंधले अंधेरे में खोता नजर आ रहा है। नेपाल में जो आग भड़की है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई सालों से जमा हुई नाराजगी है। जनता का भरोसा सरकार पर से उठ चुका है। बार बार बदलती सरकारें, नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष और अपारदर्शी नीतियां देश को अस्थिर बनाए हुए हैं। हर नई सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन नतीजा वही पुराना: भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंगारी है। नेपाल का युवा वर्ग काम के लिए अपने ही देश में भटक रहा है। लाखों लोग मजबूरी में विदेशों का रुख करते हैं, और जो देश में रहते हैं, उनके सामने अवसरों का गहरा संकट है। शिक्षा पूरी करने के बाद भी नौकरी न मिलना युवाओं में हताशा और गुस्से का बड़ा कारण है। महंगाई ने भी आम जनता की कमर तोड़ दी है। जरूरी सामान, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया पर अफवाहें, गलत सूचनाएं और सरकार विरोधी प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। नेताओं का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं को भड़काया जा रहा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिए खतरा है। लेकिन जनता ने इस फैसले को बिल्कुल अलग नजर से देखा। लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया ही उनकी असली आवाज है। यही वो जगह है जहां वे अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं और सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। युवाओं का मानना है कि सरकार ने ये पाबंदी असल में जनता की आवाज दबाने और आंदोलन को कुचलने के लिए लगाई। यही कारण है कि जब सोशल मीडिया बंद हुआ, तो ये सिर्फ एक तकनीकी प्रतिबंध नहीं रहा, बल्कि ये एक प्रतीक बन गया आजादी छीनने का, लोकतंत्र पर हमला करने का। इसने गुस्से की आग को और भड़का दिया और विरोध को एक विशाल लहर में बदल दिया। दरअसल, नेपाल में जो आंदोलन आज सड़कों पर दिख रहा है, वह केवल सोशल मीडिया की आजादी के लिए नहीं है। ये संघर्ष है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ। ये आवाज है उन युवाओं की जो अपने ही देश में बेहतर भविष्य चाहते हैं। और यही वजह है कि ये आंदोलन धीरे धीरे एक साधारण विरोध से निकलकर एक जन क्रांति का रूप लेता जा रहा है। नेपाल का ये आंदोलन धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फूटा। 1 सितंबर 2025 को काठमांडू विश्वविद्यालय और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुछ 100 छात्रों ने मिलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन के फैसले का विरोध करना था। लेकिन जिस तरह पुलिस ने उन छात्रों को बलपूर्वक तितर-बितर किया, उसी पल से गुस्से की चिंगारी फैलने लगी। 3 सितंबर को काठमांडू, पोखरा और विराटनगर जैसे बड़े शहरों में हजारों युवाओं ने रैलियां निकाली। ये सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बेरोजगार नौजवान, छोटे व्यापारी और आम नागरिक भी इसमें शामिल होने लगे। भीड़ ने सरकार से सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिया। हमारा भविष्य कहाँ है? हमारी आजादी क्यों छीनी जा रही है? 5 सितंबर को स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया। उस दिन काठमांडू की सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ी। प्रदर्शनकारी संसद भवन और मंत्रालयों के बाहर पहुंच गए।
पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। टकराव इतना बढ़ गया कि कई जगहों पर सरकारी वाहनों और कार्यालयों में आग लगा दी गई। सरकार को डर था कि आंदोलन राजधानी से बाहर निकलकर पूरे देश को जकड़ लेगा, इसलिए 6 सितंबर को सेना को तैनात किया गया। लेकिन सेना के आने से हालात काबू में आने के बजाय और बिगड़ गए। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि सेना ने निहत्थे युवाओं पर गोलियां चलाईं, उन्हें सड़कों पर बेरमी से पीटा और कई जगह निर्दोष लोगों को भी पकड़कर जेलों में डाल दिया। अब तक के आधिकारिक और अनौपचारिक आंकड़े बताते हैं कि इस आंदोलन में कम से कम 19 युवाओं की जान जा चुकी है, दर्जनों गंभीर हालत में अस्पतालों में हैं और सैकड़ों प्रदर्शनकारी जेलों में बंद हैं। इन मौतों ने आंदोलन को और उग्र बना दिया। हर शहर, हर कस्बे में अब नारों की गूंज है। युवाओं के हाथों में नेपाली झंडा है, उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू है। कहीं वे मोमबत्तियां जलाकर मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो कहीं सेना और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया बैन के बावजूद आंदोलनकारी वीपीएन और दूसरे तरीकों से अपने वीडियो और संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इससे आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी मिलने लगा है। आज नेपाल की स्थिति ये है कि आंदोलन एक साधारण विरोध से बढ़कर जनांदोलन बन चुका है। हर बीतते दिन के साथ भीड़ और विशाल हो रही है और सरकार के लिए इसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो गया है। यह अब केवल एक विरोध नहीं, बल्कि पूरे देश की क्रांति की पुकार बन चुका है। नेपाल में आंदोलन अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है। शुरुआती दिनों में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस और सेना की बर्बरता ने इसे एक प्रचंड ज्वालामुखी में बदल दिया। आज काठमांडू की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि गुस्से का तूफान दिखाई देता है। हजारों युवाओं ने सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों और प्रशासनिक इमारतों को घेर लिया है। संसद भवन के बाहर लगातार पथराव और आगजनी हो रही है। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्थानीय प्रशासनिक भवनों की खिड़कियां तोड़ी जा चुकी है। कई जगहों पर दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड को बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियां और सेना के वाहन जलते मलबे में बदल गए। पोखरा, विराटनगर और भरतपुर जैसे शहर भी अब इस बवाल की चपेट में हैं। पोखरा में युवाओं ने नगर निगम और बिजली विभाग का दफ्तर जला दिया। विराटनगर में कर विभाग और जिला प्रशासन कार्यालय को भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। इन घटनाओं के पीछे युवाओं का संदेश साफ है, हमें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था को जलाना है। सोशल मीडिया पर रोक के बावजूद आंदोलनकारी वीपीएन और वैकल्पिक नेटवर्क से लगातार तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। इन वीडियोज में साफ दिखता है कि सेना निहत्थे युवाओं पर लाठियां बरसा रही है, लोगों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है और हर तरफ अफरातफरी है। इन दृश्यों और लगातार बढ़ते जन दबाव ने सरकार की नींव हिला दी। आखिरकार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने 8 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है और सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। लेकिन जनता का गुस्सा केवल 2 चेहरों के जाने से ठंडा नहीं हुआ। अब स्थिति ये है कि मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और बड़े राजनीतिक नेता अपने ठिकाने छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भाग रहे हैं। कुछ नेता अपने परिवारों को विदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ विदेशी दूतावासों में शरण की गुहार लगा रहे हैं। राजधानी के उच्च सुरक्षा क्षेत्रों से भी ये खबरें आ रही हैं कि मंत्री अपने घर छोड़कर गुप्त ठिकानों में छिप रहे हैं। नेपाल का आंदोलन अब एक भयावह मोड़ पर पहुंच चुका है। काठमांडू की गलियों से लेकर छोटे शहरों तक हर तरफ आग और धुआं फैला हुआ है। इसी बीच एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जला दिया, जब उन्होंने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। लपटों में फंसी उनकी चीखें पड़ोसियों ने सुनी, लेकिन भीड़ इतनी हिंसक हो चुकी थी कि कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि आंदोलन अब एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां न कानून बचा है, न इंसानियत।
इस विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा है जेन जेड की नई पीढ़ी। सोशल मीडिया पर पली बढ़ी यह पीढ़ी आज सड़कों पर अपने गुस्से के साथ खड़ी है। शुरुआत में वे पोस्टर्स, नारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन लगातार दमन, बेरोजगारी और नेताओं की बेरुखी ने इन्हें इतना आक्रोशित कर दिया कि अब उनका गुस्सा हिंसा में बदल चुका है। जेन जेड के युवा खुलेआम कह रहे हैं, अगर हमें भविष्य नहीं मिलेगा तो हम इस व्यवस्था को राख कर देंगे। वे सरकारी भवनों को जला रहे हैं, नेताओं के घरों को तोड़ रहे हैं और सड़कों पर सेना और पुलिस के सामने सीधे खड़े होकर भिड़ रहे हैं। इस नई पीढ़ी की आक्रामकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं हैं। उनकी सोच साफ है, या तो पूरा सिस्टम बदलेगा या फिर ये देश पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश भेज दिया है कि नेपाल का संकट अब केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि ये एक गंभीर मानवीय और सामाजिक संकट में बदल गया है। और इस संकट के केंद्र में है नेपाल के युवा, जो साबित कर रहे हैं कि जब पीढ़ी विद्रोह पर उतर आती है तो कोई भी सत्ता सुरक्षित नहीं रहती। नेपाल की राजनीति आज पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही जनता के निशाने पर हैं। सड़कों पर अब जनता का राज है और नेता केवल अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यह दृश्य नेपाल के इतिहास में एक ऐसे मोड़ की तरह दर्ज होगा जब सत्ता का पूरा ढांचा गिर पड़ा और देश के युवाओं ने अपने बलबूते व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। यह अब केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक जन विद्रोह बन चुका है, जो सत्ता की जड़ों को उखाड़ फेंकने पर आमादा है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इस्तीफे के बावजूद सड़कों पर भीड़ कम नहीं हुई। युवाओं का कहना है कि यह केवल शुरुआत है। उनकी नज़र में ये लड़ाई सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की है। जनता की पहली और सबसे बड़ी मांग है संसद का भंग होना और पूरी सरकार का इस्तीफा। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में कोई भी दल या नेता जनता के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने स्वार्थ और परिवारवाद के लिए काम करता है। इसलिए इस पूरी राजनीतिक संरचना को समाप्त कर एक नई शुरुआत करनी होगी। दूसरी मांग है एक अंतरिम सरकार और नई संविधान प्रक्रिया। आंदोलनकारी चाहते हैं कि जनता की भागीदारी के साथ एक अस्थायी सरकार बनाई जाए, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। उनका कहना है कि वर्तमान संविधान जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और इसे फिर से लिखा जाना चाहिए, ताकि ये सचमुच लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। तीसरी मांग है रोजगार, शिक्षा और समान अवसर। आंदोलन के दौरान युवाओं ने बार बार कहा है कि वे विदेश जाकर मजदूरी करने से थक चुके हैं। नेपाल की धरती पर ही उन्हें काम और सम्मान चाहिए। शिक्षा महंगी और असमान हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं और भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ है। जनता अब ये सब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे जैसे ये आंदोलन लंबा खिंच रहा है, स्थिति और विस्फोटक होती जा रही है। पुलिस और सेना की गोलीबारी और अत्याचार से अब तक कम से कम 19 युवाओं की मौत हो चुकी है। इन मौतों ने गुस्से की आग में घी डाल दिया है। अब आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि यह एक जन विद्रोह बन चुका है। सरकार की सोशल मीडिया पर रोक भी अब उल्टा असर डाल रही है। लोग वीपीएन और वैकल्पिक नेटवर्क के जरिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि नेपाल जल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नेपाल की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और विदेशों में बसे नेपाली भी इस आंदोलन का समर्थन करने लगे हैं। नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर अराजकता, अव्यवस्था और अस्थिरता का खतरा है। दूसरी ओर एक नया नेपाल बनाने का सपना है, जहां युवाओं की आवाज सुनी जाए और जनता की ताकत असली सत्ता बने। युवाओं की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। ये देश हमारा है, किसी नेता का नहीं। हमें रोटी, रोजगार और आजादी चाहिए। पुरानी व्यवस्था को बदलना ही होगा। इतिहास के पन्नों में ये आंदोलन दर्ज होगा, चाहे इसके नतीजे जो भी हों। पर एक बात साफ है, नेपाल का भविष्य अब पुराने नेताओं और दलों के हाथ में नहीं,
बल्कि उस नई पीढ़ी के हाथों में है जो सड़कों पर डटी हुई है। ये आंदोलन केवल वर्तमान को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि आने वाले कल की नींव रख रहा है। नेपाल आज आग और राख के बीच खड़ा है। एक ओर अराजकता और हिंसा का धुआं है, तो दूसरी ओर एक नए सवेरे की उम्मीद। सड़कों पर उतरे युवाओं ने ये साबित कर दिया है कि जनता की आवाज को कोई दीवार, कोई सत्ता और कोई बंदूक हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। सरकार टूट चुकी है, मंत्री भाग रहे हैं और संसद की इमारतें राख में बदल रही हैं। लेकिन इस सबके बीच जनता की पुकार और भी साफ सुनाई देती है। हमें बदलाव चाहिए, हमें नया नेपाल चाहिए। ये आंदोलन केवल गुस्से की लहर नहीं, बल्कि आने वाले कल की बुनियाद है। यह इतिहास की वही घड़ी है जब एक राष्ट्र अपने सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होकर खुद को नए सिरे से गढ़ता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया है। युवा ही किसी देश की असली ताकत होते हैं। अगर वे ठान ले तो भ्रष्ट सत्ता की जड़ें हिला सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं और पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। नेपाल के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि सत्ता महलों में नहीं, बल्कि सड़कों पर खड़े लोगों के हाथों में होती है। दुनिया देख रही है कि नेपाल की युवा पीढ़ी सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि जवाब भी लिख रही है। ये आंदोलन ये याद दिलाता है कि सत्ता जनता की है, और जब जनता जाग उठती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये लड़ाई नेपाल को कहाँ ले जाएगी। क्या ये देश और गहरी अराजकता में डूबेगा, या फिर इस आग से एक नया, मजबूत और न्यायपूर्ण नेपाल जन्म लेगा? नेपाल का आंदोलन अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में सरकार ने इसे सोशल मीडिया बैन से जोड़ने की कोशिश की थी, मानो युवाओं का गुस्सा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित हो। लेकिन ये आधा सच है। असल में ये विद्रोह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता की बंदिशों के खिलाफ है। जनता का कहना है कि सोशल मीडिया तो सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन आग उस गहरे जख्म से उठी है जिसे नेताओं ने सालों से दिया है। सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती थी, उनकी आजादी छीनना चाहती थी, और इसी वजह से बैन लगाया गया। पर जब सरकार ने दबाव में आकर सोशल मीडिया पर से रोक हटा भी दी, तब भी आंदोलन नहीं रुका। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की नहीं रही, ये लड़ाई है सत्ता की जड़ों को बदलने की। सैकड़ों शहरों में नारे गूंज रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, झूठे वादे नहीं। हमें आजादी चाहिए, तानाशाही नहीं। ये देश हमारा है, नेताओं का नहीं। आज नेपाल ने साबित कर दिया है कि जब जनता जाग उठती है तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये विद्रोह एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि युवा ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होते हैं। वे चाहे तो पूरी सत्ता हिला सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं और इतिहास की नई इबारत लिख सकते हैं। और आखिर में इस घटना ने पूरी दुनिया को याद दिलाया है कि असली लोकतंत्र वही है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का होता है। नेपाल के युवाओं ने ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में लिखा हुआ विचार नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी जाने वाली हकीकत है। आज नेपाल जल रहा है, लेकिन इसी आग से शायद एक नया, न्यायपूर्ण और सच्चा लोकतंत्र जन्म लेगा।